हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अमेरिका के विदेश नीति के बारे में। अमेरिका की विदेश नीति किस प्रकार की है और भारत से वह किस प्रकार से अपना बिहेव रखता है, अपना विदेश नीति के माध्यम से संबंध बनाकर रखता है, इस प्रकार की हमारे आज का टॉपिक है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी देश की एक विदेश नीति होती है जिसके माध्यम से वह अन्य देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य जितने भी प्रकार के संबंध होते हैं उन्हें स्थापित करता है। यानी कि उस नीति, किसी देश की वह नीति जिसके माध्यम से वह पॉलिसी, जिस पॉलिसी के माध्यम से वह अन्य देशों के साथ यानी कि बाहर दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करता है, वह उस देश की विदेश नीति कहलाती है। इस विदेश नीति के कई प्रकार के निर्माणक तत्व होते हैं कि ये किस प्रकार से बनाई जाती है या किस आधार पर बनाई जाती है। और कुछ देशों की विदेश नीति की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। मान लीजिए भारत है, तो भारत की कुछ विदेश नीति हैं, तो उस विदेश नीति की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे कि भारत की विदेश नीति की विशेषताएं होती हैं तटस्थता, गुटनिरपेक्षता की नीति, पंचशीलता का पालन करने की नीति, पहले किसी देश पर अटैक न करने की नीति, और जियो और जीने दो की नीति, और सद्भावना की नीति। ठीक है, इस प्रकार की जैसे नीति है, नीति की कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं, ऐसे ही अमेरिका के भी नीतियों की कुछ विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं इस चीज की कि क्या विदेश नीति जरूरी है या इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हर देश आज के टाइम में, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, हर देश एक दूसरे देश के साथ संबंध बना के रखना चाहता है, विश्व के साथ कनेक्ट होना चाहता है। संबंध बनाने के लिए उसे विदेश नीति की जरूरत पड़ती है। तो अब हम ये कहेंगे वो संबंध ही क्यों बना रहा है, दूसरे देशों के साथ संबंध ही क्यों बना रहा है। देखिए, आज का जो विश्व है, उस विश्व में अकेला कोई भी देश सरवाइव नहीं कर सकता, उसे दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने ही पड़ेंगे। और जब दूसरे देशों के साथ जब संबंध स्थापित करते हैं तो वह संबंध कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि विदेश नीति दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बनाई जाती है, तो उस विदेश नीति के कुछ उद्देश्य भी होते हैं। तो आज हम अमेरिका के विदेश नीति के उन्हीं उद्देश्यों, विशेषताओं और उस विदेश नीति के निर्माण में कौन कौन से तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके आधार पर वो बनाई जाती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अपना जो स्टडी है अमेरिका की नीतियों के बारे में। जनरली हम स्टडी वो शुरू करेंगे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। उससे पहले क्यों नहीं? उससे पहले इसलिए नहीं क्योंकि उससे पहले अमेरिका की कोई बहुत बड़ी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं होती थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूसरे विश्व युद्ध यानी कि 1939 से 45 के युद्ध से पहले बहुत बड़ी ज्यादा भूमिका अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं थी। उस टाइम ये महाशक्ति भी नहीं हुआ करता था। उस समय महाशक्तियों में हम गिने तो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये महाशक्तियां हुआ करती थी। इटली, ये महाशक्तियां, जापान, महाशक्तियां हुआ करती थी। लेकिन अब यानी कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर महाशक्तियों का जो टैग है वो इन शक्तियों से छीन लिया गया और अमेरिका और सोवियत संघ को दे दिया गया। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में सिर्फ दो ही महाशक्तियां बची, और वो है अमेरिका, यूएसएसआर, अमेरिका और यूएसएसआर। अमेरिका को हम यूएसए भी कह देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूएसएसआर जो कि आज के टाइम में टूटकर बिखर कर क्या बन गया है, रूस बन गया है। ठीक है, इन दोनों को हम महाशक्तियों के टैग देते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो इसलिए जरूरी भी हो जाता है कि आज के समय में एक ऐसा देश जो कि एक सुपर पावर है, एक पावरफुल कंट्री है, वो किस प्रकार से दुनिया में वर्चस्व अपना बनाकर रखता है, किस प्रकार अपने आप को वह शक्तिशाली देश बनाकर रखता है, इसको जानने के लिए हमें उसकी विदेश नीति को भी जानना जरूरी हो जाता है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमें उसकी अमेरिका की विदेश नीति को पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम अमेरिका की विदेश नीति के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम उसके उद्देश्यों पर नजर डालते हैं कि अमेरिका के विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं। देखिए, पहले इस परिप्रेक्ष्य को समझिए। दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है, इंग्लैंड, फ्रांस अपनी शक्ति कमजोर कर चुके हैं, जर्मनी, इटली और जापान इस युद्ध में हार चुके हैं। अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम से हमला कर दिया है, जापान सरेंडर कर चुका है, और
अमेरिका के परमाणु बम के दम पर सब लोग उससे डर चुके हैं और इस बात के कारण सोवियत संघ यानी कि जो आज का जो रूस है वो बड़ा ही अपने आप में बहुत दुखी फील कर रहा है कि अमेरिका के पास परमाणु बम है लेकिन मेरे पास नहीं है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहता हूं जिससे कि आप चीजें समझ सकें। यानी कि स्थिति ऐसी है कि अमेरिका एक उभरती हुई शक्ति जो कि इंग्लैंड और फ्रांस की जगह लेने जा रहा है और दूसरी तरफ उसके अपोजिट में एक और शक्ति यूएसएसआर उभर कर सामने आ रहा है। ये न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ विचारधारा के आधार पर खड़े हुए हैं बल्कि अपने दुनिया के ऊपर वर्चस्व को कायम करने के लिए भी खड़े हुए हैं। इधर अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए विश्व में अग्रणी, विश्व में सबसे ज्यादा आगे निकलना चाहता है और पूरी की पूरी दुनिया को अपनी विचारधारा के कंट्रोल में लाना चाहता है। यानी कि अमेरिका की जो विचारधारा है पूंजीवादी, उस विचारधारा के आधार पर उदारवादी पूंजीवादी उस विचारधारा को पूरी दुनिया के ऊपर लागू करना चाहता है। इधर सोवियत संघ है जिसे हम रूस कहते हैं आज के टाइम में, इधर उसके सामने वो भी खड़ा है क्योंकि वो दूसरी विचारधारा को फॉलो करता है और उसकी विचारधारा का नाम साम्यवाद है। क्योंकि साम्यवाद और पूंजीवाद एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हैं, इसलिए ये अपने अपने विचारों के कारण अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि आज का रूस एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाता है और वो अपनी विचारधारा को पूरी दुनिया में लागू करने की कोशिश करता है, वहीं अमेरिका अपनी विचारधारा को दुनिया में लागू करने की कोशिश करता है। और इस ही आधार पर हम इसके उद्देश्यों को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे हमें आसानी से समझ में आएगा कि अमेरिका बेसिकली चाहता क्या है। देखिए, इसका पहला जो उद्देश्य है अमेरिका का वो यही है कि साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। यानी कि यूएसएसआर का जो प्रभाव है, सोवियत रूस का जो प्रभाव है, सोवियत संघ का जो प्रभाव है, जो साम्यवादी प्रभाव है, क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा को मानता है सोवियत संघ या रूस, ठीक है, उस प्रभाव को बढ़ने से रोकना। बढ़ने से कहां से? दुनिया में, यानी कि उसके आसपास के जितने भी देश हैं और आसपास के देशों के अलावा दुनिया में और भी जो देश हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, उनमें उसके प्रभाव को बढ़ने से रोकना। सबसे पहला उद्देश्य तो अमेरिका का यही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि साम्यवादी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा की घोर शत्रु है और चूंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है इसलिए वह इस विचारधारा के प्रसार को रोकना चाहेगा। तो सबसे पहला काम उसका क्या है? सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकना। दूसरा है वो रूजवेल्ट ने दिया था, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक, तब जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने जर्मनी और इटली और जापान जैसे जो एक प्रकार से तानाशाही कंट्री थे, निरंकुश राजतंत्र जैसे देश थे, इन देशों के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं को उन्होंने स्वतंत्रता के रूप में, उन्होंने एक अधिकार के रूप में उनका प्रचार करना शुरू कर दिया और अपनी जनता के बीच में। और उन्होंने बताया कि अमेरिका के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बता रहा हूं रूजवेल्ट के द्वारा, रूजवेल्ट ने अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 4 उद्देश्य बताए। और वो उद्देश्य कौन से थे? एक तो भाषण की स्वतंत्रता। भाषण की स्वतंत्रता से मतलब ये है कि जर्मनी और इटली जैसे देशों ने बोलने तक की आजादी को छीन लिया था अपने देश में। उस आजादी को इन्होंने क्या बताया कि ये अमेरिका का उद्देश्य है। अमेरिका पूरी दुनिया में भाषण की स्वतंत्रता को स्थापित करेगी। दूसरा बताया कि धर्म की स्वतंत्रता। वो कहता है, रूजवेल्ट कहते हैं कि अमेरिका चाहता है कि दुनिया के हर देश अपने देश में, दुनिया का हर देश अपने नागरिकों को धर्म की आजादी दे, यानी कि जो धर्म वो मानना चाहते हैं वो उस धर्म को माने। आपको याद होगा कि जो हमारे जर्मनी के जो जर्मनी के जो चांसलर थे, जिनका नाम दुनिया को पता होगा, हिटलर, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने न जाने कितने यहूदियों को मरवा दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उनके धर्म से अलग थे। जो यहूदी थे वो क्योंकि वो हिटलर के धर्म के नहीं थे, इसलिए उन्होंने जान से मरवा दिया। कई लाख यहूदियों को जान से मरवा दिया। तो इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए या इस प्रकार की चीजों का विरोध करने के लिए रूजवेल्ट ने स्थापित किया कि दुनिया में हर देश को अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देनी चाहिए, धर्म को मानने की छूट देनी चाहिए। अभाव से स्वतंत्रता, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार का अभाव ना हो, चाहे वह रोटी, कपड़ा या रहने की सुविधा का अभाव हो।
और भय से मुक्ति, भय से स्वतंत्रता। ये भी कहा कि दुनिया में सभी देश के नागरिक भय मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय दुनिया में नहीं होना चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट उद्देश्य है वह है आतंकवाद का उन्मूलन। देखिए, अमेरिका जब 9/11 का उसके ऊपर हमला हुआ तो उसने अपना एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये बना लिया कि अब मेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आतंकवाद और आतंकवादी संगठन। यानी कि दुनिया का कोई भी देश जो आतंकवाद का समर्थन करता है वो स्वाभाविक रूप से अमेरिका का दुश्मन बन जाएगा। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया 2001 के बाद कि दुनिया में से आतंकवाद को खत्म कर दूंगा और आतंकवादी समूहों को नेस्तनाबूद कर दूंगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा कॉमन फैक्टर है किसी भी देश की विदेश नीति का जो हर देश की विदेश नीति फॉलो करती है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता कोई देश। छोटे से छोटा देश भी अपनी विदेश नीति का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टि में रखकर ही करता है। तो इसमें अमेरिका भी अपवाद नहीं है, वह भी चाहता है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा कभी खतरे में ना हो और इस प्रकार की विदेश नीतियों को बनाएगा जिससे कि उसके राष्ट्रीय हितों या राष्ट्रीय सुरक्षा का संवर्धन हो। नेक्स्ट, सोवियत संघ रूस से तनाव कम करना। देखो, एक और बात, जब बदलते परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे चीजें बदली तो अमेरिका ने यह देखा कि अब सोवियत संघ से तनाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस तनाव को कम करने के क्रम में गोर्बाचोव से समझौता किया अमेरिका ने, और अमेरिका ने सोवियत रूस को इस प्रकार से अप्रोच किया कि उसने 1991 में आके अपने सोवियत खेमे का विघटन कर दिया और वह एक सामान्य स्थिति में आ गया और इस प्रकार से सोवियत संघ से अमेरिका के तनाव कम हुए। ये बात अलग है कि बाद के वर्षों में जब से पुतिन आए हैं उसके बाद और रूस में फिर से तेल के भंडार मिलने लगे हैं, उसके बाद रूस अपने वर्चस्व को दोबारा स्थापित करना चाहता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा होती जा रही है। ये अब की बात है, लेकिन इसे बीच में इस तनाव को कम करने की कोशिश की गई थी, जिसमें निशस्त्रीकरण का दौर भी चला था और जिसे डिसआर्मामेंट कहते हैं कि अपने हथियारों की दौड़ को कम करना और अपने हथियारों को जो जखीरा है उनको भी कम करना। इस प्रकार की इनके बीच में संधियां भी हुई थी एक टाइम पे, ठीक है। और नेक्स्ट है परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना। यह भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। अमेरिका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। आज दुनिया में 5 ऐसे देश हैं जिनको परमाणु शक्ति हथियार रखने का उनको अधिकार मिला हुआ है यूएनओ की तरफ से, जो 5 महाशक्तियां हैं। उनके अलावा पाकिस्तान और भारत के पास भी परमाणु हथियार है। उत्तर कोरिया भी दावा करता है कि हमारे पास परमाणु हथियार है और इसके अलावा भी लगभग 40 ऐसे देश हैं जो परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है। वो किसी भी वक्त परमाणु हथियार बना सकते हैं, उनके पास ऐसी कुव्वत है कि वह हथियारों का निर्माण कर सकते हैं। तो दिक्कत क्या है इस बात में? दिक्कत इस बात में यह है कि परमाणु हथियार इतने घातक है कि वह पूरी दुनिया को कईयों बार नष्ट कर सकते हैं। अगर अब की बार विश्व युद्ध हुआ तो ये परमाणु हथियारों का युद्ध होगा और परमाणु हथियारों के बाद जो बचेगा वो सिर्फ पत्थर होंगे। अगर मानव गलती से बच भी गया परमाणु युद्धों के बाद, तीसरे विश्व युद्ध में जब परमाणु युद्ध का हमला होगा उसके बाद यदि कोई मानव बच भी गया तो उसके पास कोई हथियार नहीं होंगे लड़ने के लिए सिवाय पत्थरों के। इस प्रकार के विद्वानों के मत है कि परमाणु हथियार इतने घातक हो सकते हैं मानव और मानव सभ्यता के लिए। तो इस प्रकार के हथियारों को अमेरिका चाहता है कि कम से कम किया जा सके और उन्हें रोका जा सके, और इसके लिए वह चाहता है कि इन हथियारों को किसी ऐसे देश या ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में ना पड़ने पाए जो कि सन की किस्म का हो, जो तानाशाह किस्म का हो, या ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी देश से बदले की भावना से उसके ऊपर परमाणु हथियारों से अटैक कर दें, जिससे कि पूरी की पूरी दुनिया की शांति भंग हो जाए और मानव सभ्यता खतरे में पड़ जाए। तो इस प्रकार के उसके उद्देश्य हैं। तो आज के अगर उद्देश्य में हम करंट उद्देश्य में जोड़े तो आज का जो उसका जो विरोध है वो विचारधारा के स्तर से जाकर आर्थिक स्तर पर पहुंच गया है और उसका आज कंपटीटर रशिया ना होकर चाइना हो गया है। तो आज अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़े तो उसमें हम ये जोड़ेंगे कि आज के समय में जो उसका जो सबसे बड़ा जो कंपटीटर है वो रशिया ना होकर वो चाइना हो गया है। चाइना को वह हर
हर क्षेत्र में रोकना चाहता है और चाइना के जो प्रसार को, चाइना की जो ताकत का जो प्रसार हो रहा है, आर्थिक ताकत का जो प्रसार हो रहा है, उसे वह हर क्षेत्र में रोकना चाहता है। स्पेशली जो हिंद महासागर में जो वह अपना जो प्रसार बढ़ाना चाहता है उसको रोकना चाहता है। तो आज के टाइम में अगर हम इस पॉइंट को ऐड करें तो कुछ गलत भी नहीं होगा अमेरिका के उद्देश्यों में। तो अब हम बात करेंगे अमेरिका की विदेश नीति के निर्माणक तत्वों की, कि अमेरिका की विदेश नीति को कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि बनाते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला जो तत्व है, इवन इसका ही नहीं, किसी भी देश की विदेश नीति का निर्माणक तत्वों में सबसे पहले हम भौगोलिक तत्व को लेते हैं कि उसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। फॉर एग्जांपल, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कहेंगे कि भारत एक प्रकार से, देखिए जो हिमालय पर्वत है जिस साइड, और उस साइड से तो एक कहते हैं प्राकृतिक सीमा है भारत की, तो भारत उस साइड से सुरक्षित है। एक साइड से हिंद महासागर है, उस तरफ से सुरक्षित है। एक तरफ से अरब सागर है, उधर से सुरक्षित है, और एक साइड से बंगाल की खाड़ी है, उधर से सुरक्षित है। तो दिक्कत कहां से आती है? दिक्कत होती है जहां से अरबों के आक्रमण हुए भारत में, ठीक है, उस क्षेत्र को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, कश्मीर के क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है। तो कुल मिला के कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर हमें अपनी आर्मी नहीं लगानी पड़ी और हमारा काफी खर्चा बच गया। इसी प्रकार से जो अमेरिका है, अमेरिका की जो स्थिति है उसमें दो साइड से तो समुद्र है और दो साइड उसके ऐसे कमजोर देश हैं जिनसे उसे कोई खतरा नहीं है। ऐसी स्थिति में वह खुलकर अपनी विदेश नीति का प्रसार कर सकता है। प्राकृतिक साधनों के मामले में अमेरिका प्रचुर मात्रा में भंडार रखता है अपने संसाधनों के। उसके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं जिसके आधार पर वह आर्थिक रूप से संपन्न है, इसलिए वह अपनी विदेश नीति को खुलकर प्रयोग कर सकता है और बना सकता है। दलगत सहयोग, देखिए उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि अगर राष्ट्रपति किसी दूसरी पार्टी का है और कांग्रेस, वहां की जो कांग्रेस है वो उसमें किसी और पार्टी का बहुमत है, तब वहां पर किस पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर एक ही राजनीतिक दल के हैं कांग्रेस और राष्ट्रपति, तो किसी पॉलिसी मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, विदेश नीति के निर्माण में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, संचालन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट है संवैधानिक बंधन। देखिए इसमें एक बात यह है कि अमेरिका की जो विदेश नीति है इसके संचालन का कार्य दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति को, यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति विदेशी संबंधों का संचालन करता है और किसी देश से संधि भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि संधि तो कर लेगा, लेकिन किसी दूसरे देश से की गई संधि का वहां की सीनेट से, यानी कि कांग्रेस का एक सदन, सीनेट से उसे पास करवाना जरूरी है। अगर पास नहीं होगी तो वो संधि रद्द हो जाएगी। और युद्ध के मामले में भी युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसको है? सीनेट को है, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को है। तो विदेशी मामलों में वहां की सीनेट संवैधानिक रूप से उसके ऊपर बंधन लगाकर रखती है अमेरिका के ऊपर। और सुरक्षात्मक शक्ति, जाहिर सी बात है कोई भी देश अपनी विदेश नीति का सफल संचालन अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर ही कर सकता है। तो अमेरिका ने भी अपनी सैनिक शक्ति को इतना मजबूत किया हुआ है कि वे अपनी विदेश नीति का संचालन काफी सुरक्षात्मक शक्ति के सहारे कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका की नीति की विशेषताओं के बारे में कि अमेरिका की विदेश नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो उसमें यही आ जाएंगे कि साम्यवाद का ये अवरोध करते हैं, यानी कि साम्यवाद को इसकी जो पॉलिसी है वो साम्यवादी खेमे के विस्तार को कम करने की है, साम्यवादी देशों को रोकने की है, साम्यवाद की जो विचारधारा है उसको ज्यादा से ज्यादा देशों में खत्म करने की है। दूसरा है सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका जिस विदेश नीति को फॉलो करता है उस नीति के माध्यम से वह चाहता है कि दुनिया में ज्यादातर देशों को अपना दोस्त बना लूं संधियां करके। तो इसी उद्देश्य से उसने 1949 में नाटो, 1954 में सीटो और 1955 में सेंटो जैसी संधियों की स्थापना की है, जिससे कि दुनिया के कई क्षेत्रों के देशों को अपने प्रभाव में या अपनी दोस्ती में ले आया है इन संधियों के माध्यम से। नेक्स्ट, विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। वह ज्यादा से ज्यादा देशों को आर्थिक सहायता देता है जिससे कि वह उसके प्रभाव में आ सके। और उस आर्थिक सहयोग के माध्यम से वह उन देशों को, विकासशील देशों को, स्पेशली अविकसित और विकासशील देशों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकना चाहता है। और इसके अलावा उसने एक बार मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग 16 राज्यों को, यूरोप के 16 देशों को $20 अरब कर्ज देना स्वीकार किया, आर्थिक सहायता देना भी स्वीकार करी। और ये सहायता इसलिए देना स्वीकार करी कि कहीं ये 16 देश साम्यवादी खेमे में न चले जाएं।
दबाव की राजनीति। देखिए इसकी एक विशेषता यह है अमेरिका की कि अमेरिकी विदेश नीति की एक विशेषता यह है कि यह दबाव की राजनीति करता है। दबाव की राजनीति का मतलब, फॉर एग्जांपल, भारत ने परमाणु बम बनाया, यानी कि परमाणु बम के परीक्षण करे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, तो इसने आसियान देशों से कहा कि अमेरिका ने आसियान देशों से कहा कि भारत से कोई संबंध ना रखें, उनके ऊपर दबाव डाला। और इसके अलावा जो अमेरिका है उसने रशिया से भी कहा कि इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन ना दे। तो कुल मिला के बात यह है कि इसकी जो स्थिति रहती है, इसकी जो विदेश नीति की जो पॉलिसी रहती है उसकी, वो ये रहती है कि या तो मेरी बात मानो, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको चैन से नहीं जीने दूंगा। किसी ना किसी प्रकार का दबाव ये बनाकर ही रखता है। नेक्स्ट है विकासशील देशों के मामले में हस्तक्षेप की नीति। इसकी एक सबसे बड़ी विदेश नीति की खासियत यह है कि यह विकासशील देशों के मामले में आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। जैसे कि कई देश हैं, उन देशों के आंतरिक मामलों में भी इसने हस्तक्षेप किया है। नेक्स्ट है आतंकवाद का सफाया। इसकी विदेश नीति का सबसे बड़ा और बेस्ट जो चीज है वो यही है कि ये आतंकवाद को नहीं देख सकता है। भारत भी आतंकवाद को नहीं देखना चाहता है, क्योंकि भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है और ये भी आतंकवाद से पीड़ित रह चुका है। तो इसका एक मूल सिद्धांत है कि दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवाद होगा वो अमेरिका उसका स्वाभाविक रूप से दुश्मन होगा, और जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करेगा अमेरिका उस देश का भी दुश्मन होगा। तो ठीक है, ये था अमेरिका के विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत, जिसमें उद्देश्य और उसके निर्माणक तत्व और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने आज जाना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।